नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन डेप्थ स्टडी चैनल में। आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, मशीन टू मशीन संचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो, इसका पहला ऑप्शन, मशीन टू मशीन संचार उन स्वचालित अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जिसमें मानव हस्तक्षेप के बिना नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाली मशीनें या उपकरण शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है, यह डेटा को वायर्ड और वायरलेस संचार के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में संचारित करने में सक्षम बनाता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मशीन टू मशीन संचार का उपयोग स्मार्ट शहरों और ग्रिड परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग बहुत होते हैं, और टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के बारे में अगर पूछा जाता तो अमूमन मैक्सिमम में तीनों ऑप्शन या जितने भी विकल्प दिए होते हैं, विकल्प होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जैसे मशीन टू मशीन, एक मशीन ये है और एक मशीन ये है, तो इसमें कॉन्टेक्ट कनेक्शन के लिए हम तो या तो वायर का प्रयोग कर सकते हैं या वायरलेस का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे इसमें सेकेंड ऑफ विकल्प में कहा गया, और पहले वाले मशीन टू मशीन संचार के बारे में बताया गया, और थर्ड में उसका अनुप्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पहले वाले में जैसे क्या है कि शामिल होते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार न्यूज में बना रहता है। ये 30 मीटर लगातार न्यूज में बना रहता है। सॉरी। इसमें सबसे पहला, अब देखिए यहाँ पे 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में है। ये लगातार क्वेश्चन बना रहता है, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आपको, क्योंकि लगातार न्यूज में बना रहता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी संभावना भी बहुत अच्छी होती है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप मतलब स्थापित किए जाना है यूएसए के हवाई प्रांत में। ठीक है। इसमें से ऐसा कुछ कहा नहीं। तो पहले क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है। टेलीस्कोप, खगोली मतलब वेधशाला है, इससे तो पता चल रहा है इसमें बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। अब 30 मीटर टेलीस्कोप है, तो मतलब इतना बड़ा 30 मीटर के एरिया में, तो इसका एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होगा ही। ठीक है। भारत परियोजना के वित्त पोषण में भागीदार है, तो भारत इसका भागीदार, इसमें यूएसए भी है, चाइना भी है, कनाडा भी है, यूरोपियन एजेंसी, ये सब, मतलब ये बहुत ही बड़ी वो योजना है। इस योजना में, इसमें मैक्सिमम जितने भी बड़े देश हैं जो संचार या इसमें जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, वो इसके भागीदार हैं। अब जैसे चौथा ऑप्शन क्या है कि ये बड़े पैमाने पर दूर की वस्तुओं से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने में सक्षम है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये अध्ययन करता ही नहीं, ये अध्ययन करता है नियर इंफ्रारेड या मध्यम इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड या मीडियम इंफ्रारेड के बारे में अध्ययन करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में अध्ययन करने के लिए नहीं है। तो अगर आप ये चौथा ऑप्शन कट करेंगे तो आप सीधा डायरेक्टली ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया, ये क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मेन फ्रेम करने का मेन ये है कि अभी हमने हमारे हाल ही में एससीओ की समिट हुई है, और एससीओ की समिट में हमारे जो उपराष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की है, और भारत इसका भी अध्यक्ष है। तो इसके कंटेक्स्ट में बनाया गया। एससीओ के जो सदस्य हैं, उन सदस्य देशों को पूरा याद करके रखना है। 8 सदस्य हैं, उनकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं, किससे नहीं लगती हैं, ये सब याद करके रखना है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार ये न्यूज में बना रहता है। एससीओ की रैट्स मतलब आतंकवाद विरोधी संस्था कौन सी है कौन सी नहीं, इसके बारे में आपको पता करके रखना है। चलिए इस एमसीक्यू को देखते हैं। पहला है, इसमें क्वेश्चन है, मध्य एशियाई देशों की सीमा चीन से लगती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम लोग, हमारी तापी योजना है,
अगर आप उससे भी देखेंगे तो तापी योजना हमारी तुर्कमेनिस्तान से आती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये कैस्पियन सी से, अब कैस्पियन सी से लग रहा तो यहाँ तक चाइना तो काफी दूर है, तो आप एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान हो सकता है ये ना हो, अगर आपको पता नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर ये ऑप्शन 2 कट करेंगे तो भी आप बिल्कुल सही ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। 1-4 आपको आता है या नहीं इससे मतलब नहीं, मगर आप इंट्यूशन या आप थोड़ा सोच के से लगा सकते हैं। अब इसमें आपको एक बार इसका अच्छे से मैप देख लेना, चाइना के साथ कौन कौन से, ना कि एससीओ, बाकी चाइना के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं सबको देख लेना इसका, क्योंकि चाइना बहुत एक्सप्रेशनिस्ट प्रसारकारी नीति अपनाता है। वो किसी ने हर मतलब मैक्सिमम अपने पड़ोसियों देशों के साथ उसके विवादीय संबंध होते हैं, और पड़ोसी हमारा, चाइना हमारा भी पड़ोसी है। और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है क्वेश्चन, ये यूपीएससी में से काफी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सिर्फ ये एक सिंग वाले गैंडे के बारे में ये दिया गया था, केवल ये भारत में पाया जाता है। तो वही अगर हम कट करते तो आंसर आ जाता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का है मगर केवल भारत का नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं ये आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक सींग वाले गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, एक सींग वाले गैंडे भारतीय उपमहाद्वीप का मूल प्रजाति है। बिल्कुल सही, जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं एक सींग वाले गैंडे के बारे में। अभी किसी भी प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें 3 चीजें पढ़नी चाहिए। एक तो कहाँ का है, फर्स्ट ऑप्शन पहला। दूसरा ये पढ़ना चाहिए कि IUCN में इसका कंजर्वेशन की कौन सी लिस्ट में आता है, जैसे ये वर्ल्ड में आता है। थर्ड इसमें ये पढ़ना चाहिए कि इसके लिए कौन से प्रोटेक्टेड एरिया निर्धारित है, या कौन से इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई देश कौन से नियम या कानून बना के रखे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रजाति के बारे में पढ़ने के लिए। तो पहला तो हमें सब पता है, सही है। दूसरा, IUCN आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत एक सींग वाला गैंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ल्ड IUCN स्टेटस है, बिल्कुल सही। अब थर्ड ऑप्शन जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे का घनत्व सर्वाधिक है। तो ये आपको लग सकता है क्योंकि काजीरंगा के नाम से ही हम मैक्सिमम जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। मगर असम के पाबीतोरा में सबसे ज्यादा घनत्व है। ठीक है, याद कर लेना सचिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये यूपीएससी में से एक बार डायरेक्ट MCQ बना है, 1 लाइनर फैक्ट। इसमें पूछा गया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कार्य करता है। विकल्प दिए थे, उसमें ये ऑप्शन सही था फर्स्ट, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शासन में सुधार करता और ये वहाँ नियुक्तियों पर सरकार के को सलाह देता है। तो यही ऑप्शन उठा के वहाँ पे दे दिया गया था कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ये जितने भी PSUs या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनके जो शीर्ष अधिकारी, इनकी नियुक्ति पे सरकार को अनुशंसा देता है। सरकार माने या ना माने तो उसके ऊपर निर्भर करता है, मगर अनुशंसा ही करता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही होगा। अब थर्ड क्या, बैड लोन से निपटने, यहाँ बेड लोन नहीं बैड लोन है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बैड लोन से निपटने के लिए यहाँ पे सार्वजनिक बैंकों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराना। तो बैंक बैड लोन के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया नहीं है, क्योंकि ये अनुशंसा करता है, शासन और प्रशासन को सुधारता है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन कट करेंगे तो भी हम B ऑप्शन सही में पहुंच जाएंगे। और इसका मेन काम ये इंद्रधनुष परियोजना के तहत, इसमें याद क्या रखना, पहला ये इंद्रधनुष परियोजना के तहत आता है। दूसरा यह याद रखना आपको कि ये इसका कार्य क्या है, जैसे बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के शासन में सुधार, नियुक्ति के बारे में सरकार को अनुशंसा देना, ये इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत ज्यादा कभी मैक्सिमम न्यूज में रहता है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया सबसे पहले क्या, किसी भी अगर संवैधानिक पद या किसी भी पद के बारे में पढ़ना है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है। दूसरा ये पढ़ना है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, या इसमें संविधान में कोई प्रावधान है या इसको किसी नियम के तहत लागू किया गया है, आपको ये पढ़ना है। इसके कार्य क्या है, जैसे इसके तहत अगर देखेंगे हम लोग
तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसका संविधान में इसके कार्यकाल है, इसके बारे में कुछ तय नहीं किया गया। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसको कौन सी वित्तीय कौन सी उपलब्धियां मिलेंगी। मगर हाँ, उसके कुछ विशेषाधिकार है। जैसे विशेषाधिकार में क्या, या उसके अधिकार है कि किसी भी बैंक, किसी भी कोर्ट, किसी भी न्यायालय, वो न्यायालय कोई भी हो सकता है, में जाके भारतीय अगर वो संघ में या भारत में आता है तो अपने कहीं भी सुनवाई सुन सकता है, कोई भी कार्रवाई की सुनवाई सुन सकता है। तो पहला कार्य इसका। दूसरा कार्य इसका ये है कि संसद में रहते हुए, संसद में अगर है तो संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। अगर हाँ इसके साथ में पूछते हैं क्या है, वोट वोट दे सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, वोट नहीं दे सकता, मगर सुनवाई में भागीदारी कर सकता है। और इसको जो संसदीय सांसदों को विशेषाधिकार मिले, इसको विशेषाधिकार मिला है। ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के भीतर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सरगम मतलब उसके नियंत्रण के तहत दवा और चिकित्सा उपकरण को नियंत्रित करता है कि नहीं। तो पहला, तो सबसे पहले ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर CDSO मतलब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ये कार्य तो करता है। और इसके अंदर जो इन दवाओं और इनके उपकरणों का नियंत्रण करता है DGCI करता है, डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। सॉरी, इसमें कहते हैं कि ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है। तो ये क्या कहते हैं, NPCA तो वैसे नहीं करता, NPPA नेशनल प्राइजिंग नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये ड्रग की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मतलब अगला ऑप्शन देखते सर के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार द्वारा जोड़ी गई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। तो ये ऑप्शन सही है। आप इसमें क्या है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में 1955 के बारे में बताया गया। आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, इसको क्यों हटाने की बात चल रही है, इसमें क्या नुकसान, क्या सीमाएं हैं और क्या इसके फायदे हैं, आपको अपने स्तर पे कर लेना है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन सकता है, क्योंकि हाँ इसका ऑप्शन सिर्फ दूसरा सही है। ठीक है। पहला तो आप जैसे पता चला कि इसका नियंत्रण सिर्फ कौन करता है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं फॉर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और फॉर्म की किसानों की मांगे हैं, उसके प्रति सरकार का क्या रवैया है क्या नहीं, वो तो हमें मुद्दों के तहत या क्या मेंस के तहत देखना है। मगर पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 बिल जो पारित हुए कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड विवाद कौन से हैं, कौन से विवाद है जिसके तहत वो किसान मान नहीं रहे। तो सबसे पहले जो 3 इसमें जितने ऑप्शन बनाए गए वो विवादों से रिलेटेड ही हैं। कि सबसे पहले विवाद क्या है, इस आवश्यक संशोधन वस्तु अधिनियम में कि उनको भोजन या जो भी अनाज है उनको भंडारण की अनुमति दी गई, उसमें कोई सीमा नहीं निर्धारित है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में क्या है, इस उनकी सीमाएं निर्धारित की गई थी कि आप इतना कोई दाल या दलहन या तिलहन इतना स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इसमें इस नए जब संशोधन होगा एसेंशियल आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में, तो ये इसमें कोई भंडारण की कितना भंडार कर सकते हैं, कोई इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा गया। तो पहला सही है विवाद। दूसरा, इसमें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया गया है, उसमें तहत अनिवार्य अनुबंध रिटर्न मतलब क्या है कि जैसे कोई फार्मर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कोई बड़ी कंपनी होती है वो फार्मर से जाके किसानों से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब ये तो बड़े किसानों से करेगी या तो बहुत से किसान आके छोटे छोटे
कंपनी से डायरेक्ट एक कैटल बना के कर लेते हैं। कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसमें क्या है, कंपनी पहले क्या लिखित प्रावधान देती थी, अब क्या है कि लिखित प्रावधान भी नहीं देगी तो भी काम चल जाएगा। लिखित अनुबंध या लिखित कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना देने, ये किसानों का एक मुद्दा है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, नए नियम किसी भी उत्पाद के लिए किसी भी न्यूनतम गारंटी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं देता है, ये भी मुद्दा है। तो ये जो तीनों मुद्दे हैं, ये क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के, क्यों किसान बार बार क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आंदोलन कर रहे हैं, और ये तीनों सही ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है एमएसपी से रिलेटेड। तो एमएसपी क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा कौन करता है? कृषि मंत्रालय के अंदर सीएसईपी आता है, कृषि आयोग, और वो एमएसपी की अनुशंसा करता है। और ये कैबिनेट इसे मानता है या नहीं, कैबिनेट के ऊपर है कि कितना इससे जो अनुशंसा की गई एमएसपी उसे माने या नहीं माने, ये अनुशंसा कर देता है। इसमें क्या कि 22 फसलें आती हैं और एक फसल जो आती है वो एफआरपी के अंदर आती है। इसको एफआरपी का मतलब फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, इसमें क्या शुगर केन आता है। ठीक है, अब इसमें कैसे हम ये ऑप्शन करेंगे? अब ये आपको ये लग रहा हो कि कैसे, क्या 22 की 22 फसलें याद रखनी पड़ेंगी? नहीं, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर इस ऑप्शनों साथ के साथों भी को देखेंगे तो इसमें क्या कॉफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपको एमएसपी देने की जरूरत है? कॉफ़ी एक तो वाणिज्यिक क्रॉप, मतलब कि नगदी या मतलब उसको बाजार की मांग के अनुसार देखा जाता है, तो सरकार इस पर क्यों देगी एमएसपी? अगर आप इस ऑप्शन को कट करेंगे तो आप सीधा आंसर में पहुंच जाएंगे। जैसे इसका आंसर बी सही है, तो आपको और देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा है या कौन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो जितने बड़े, अगर यूपीएससी में जितने बड़े आप क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो यूपीएससी में वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगने, या कहीं भी एक एलिमिनेशन से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने देखा था ये, जैसे हमने देखा था अभी कि कृषि मंत्रालय का भी पिछले ऑप्शन में कृषि मंत्रालय के अंदर आता है, एक कृषि लागत और मूल्य आयोग, और यही एमएसपी की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संवैधानिक पैनल है, ये सांविधिक पैनल है। तो इसका मतलब सांविधिक तो कौन से एक्ट के तहत या किसी एक्ट के तहत बनाया गया होगा? तो किस एक्ट के तहत बनाया गया है? और दूसरा क्या है? आयोग किसानों को उनकी फसलों की उपज बढ़ाने में आने वाली विभिन्न बाधाओं के ऑन द स्पॉट आकलन के लिए राज्यों का आश्चर्यजनक दौरा करता है। तो ये इसके, अगर किसानों के एमएसपी की अनुशंसा करनी है इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी या किसी भी मतलब लागत का अगर निर्धारित करना है तो वहां जाके बात करना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा ग्राउंड स्तर पे क्या चल रहा है। जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो
एक पेड़ से उसके वहाँ के एनवायरनमेंट या वहाँ के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें क्या जानकारी मिलती है, एक पेड़ जैसे वार्षिक छल्ला है तो एक वर्ष में एक छल्ला बनेगा, तो अगर जितने छल्ले हैं उससे अंदाजा लगा सकता है कि कितने वर्ष का पेड़ है। वर्षा का पैटर्न कैसे, क्योंकि वहाँ नमी होगी तो क्या कहते हैं वहाँ पे इन छल्लों की व्यापकता ज़्यादा होगी और ये छल्ले मोटे ज़्यादा होंगे। अगर मिट्टी में नमी मतलब वर्षा का पैटर्न, अगर मिट्टी में नमी होगी तो जैसे हमने कल देखा था इनका व्यापक होंगे ये लोग, ये मोटाई इनकी छल्लों की ज़्यादा होगी। इसी से क्या कहते हैं नमी का रिलेशन किससे, वर्षा से, कि जलवायु किससे पता चलती है, या तो वर्षा वहाँ कितनी हो रही है और वहाँ तापमान कितना है, इन दो का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है वहाँ की जलवायु के बारे में। और गर्म यहाँ हीट वेव के बारे में, तो हीट वेव के बारे में कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि वहाँ पे गर्मी या नमी वहाँ के तापमान की वजह से हो, हीट वेव की वजह से ना हो, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमें इसका आंसर कौन सा सही है, 1 2 3। ठीक है, हीट वेव से क्यों नहीं जानकारी मिल पाती, समझ गया कि नहीं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो रिंग वो डिपेंड करता है वहाँ की नमी, मृदा की नमी से क्या कहते हैं रिंग की व्यापकता पता चलती है। और नमी किस पे डिपेंड करती है, वहाँ सूखा, तो सूखा किसी वजह से हो सकता है, या वहाँ पे वर्षा कितनी हुई, वर्षा ज़्यादा हुई तो नमी ज़्यादा होगी, अगर वर्षा कम हुई तो नमी कम होगी, तो इससे वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं पता चल पाता कि हीट वेव की वजह से ऐसा कुछ हो। जैसे गवर्नमेंट का बहुत इमिनेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, चार धाम प्रोजेक्ट, तो चार धाम प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सा ऑप्शन बन सकता है, या उनकी लोकेशन से बन सकता है, ये लोकेशन से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे कि इसको वेस्ट से ईस्ट में लगाइए, तो सबसे पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि यमुना इधर से जाती है, यमुना के बाद गंगा, तो हम अगर अंदाजा लगाना चाहें तो ये देख सकते हैं कि यमुनोत्री तो पहले होना चाहिए, तो मतलब दो ऑप्शन पहले होना चाहिए, फिर फर्स्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लें दो और पहला किसमें, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दो और पहला है, और दो पहला तीसरा चौथा, तो इसका फिर इसके बाद आप फंस गए दो ऑप्शन 50-50 में। तो आपको पता होना चाहिए केदारनाथ है, मतलब इसका क्रम है यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, तो इसका चौथा ऑप्शन सही। ठीक है, ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, क्रय प्रबंधन का सूचकांक, इसी तरह यूपीएससी भी यूज करते हैं और वहाँ पे हमें इंग्लिश देखना पड़ता है, तो इसलिए ध्यान रहे, या तो यहीं से अभी से इसमें प्रैक्टिस करते रहें, या ना समझ में आए तो एक बार इंग्लिश देख लें। तो इसको कौन रिलीज करता है, सीआईआई करती है या कोई और, तो इसको क्या कहते हैं यूएसए की संस्था करती है। यूएसए की जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट कौन रिलीज करता है यूएसए की, एक यूएसए की संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, ये रिलीज करती है पीएमआई को। तो इसमें पता होना चाहिए पीएमआई है क्या, तो ये जानकारी देता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में कि कितना प्रोडक्शन होगा या कितना नहीं होगा, मांग क्या है, तो इसके बारे में हमें जानकारी पता चलती है। अब ये दूसरा जैसे क्या कहते हैं, इसमें 0 से 100 के बीच में आंकड़े दिए होते हैं, और इसमें क्या होता है 50 मिड में होता है। अगर यहाँ 50 से कम में पीएमआई आ रहा है, मतलब कि जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कोई व्यापारी है, उससे पूछा जाएगा कि आपको क्या अभी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कैसा चल रहा है, मतलब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या नहीं, तो उसके आधार पर आकलन किया जाता है। अगर ये 50 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि नकारात्मक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, पिछले पिछले मासिक के अंदर मतलब हमारा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा। और व्यावसायिक गतिविधियां अगर ये 50 से ज़्यादा आ रहा, मतलब कि हमारे जो वहाँ कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सप्लायर हैं उनका अर्थव्यवस्था में विश्वास बना हुआ, सप्लाई और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, अगला देखते हैं। तो इसका पता ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखता है,
पहला ऑप्शन जैसे हमें क्लियर होगा कि ISM, तो पहला तो गलत हो गया है। और दूसरे में क्या 50 से ज़्यादा, और हाल के वर्षों में भी ये कम हुआ है, तो दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ग्रीन चारकोल हैकाथॉन हाल ही में समाचार में था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले तो ये ग्रीन चारकोल, जैसे इस बार के 2020 की यूपीएससी में पूछा गया था बायोचर के बारे में कि बायोचर क्या है, तो यहाँ ग्रीन चारकोल क्या है, चारकोल है वो भी ग्रीन है। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें तो पहले तो इसमें ग्रीन चारकोल क्या है, फिर हैकाथॉन है। तो हैकाथॉन में क्या होता है कि कोई भी समस्या होती है तो बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, उस समस्या के समाधान ढूंढने के लिए उनसे कहा जाता है, जो लोग ढूंढते हैं उन्हें कुछ पुरस्कृत किया जाता है। तो इसी तरह किसने इस हैकाथॉन को, मतलब इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए या इसमें इनोवेशन लाने के लिए किसने बुलाया था, तो ये NTPC विद्युत व्यापार निगम ने बुलाया था इसको। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो क्या ग्रीन चारकोल क्या है याद कर लेना, फिर दूसरा है कि किसने, ये हैकाथॉन था तो किसने बुलाया था। जैसे हमने अगला बात किया था कि SCO के आपको सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने इस ऊपर बात कर लिया था कि चीन की, जब हमने सीमाएं देखी थी कि चीन की किन किन देशों से सीमाएं लगती हैं, तो इसमें बात किया था इसके सदस्य कितने हैं। तो वैसे SCO के सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य हैं। पहले 6 सदस्य थे, अब 8 हैं। तो कौन कौन से सदस्य हैं, तो आपको ये बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान तो है, और चाइना और रशिया भी हैं, और 4 जो मिडिल, 4 ये हो गए, और 4 ये जो मिडिल मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है तजाकिस्तान। अब याद क्या रखना कि आपको क्या याद रखना है, जैसे आपको ये याद भी नहीं तो याद क्या नॉर्मल रखना है, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आपको याद होगा तो भी आप आंसर निकाल देंगे। चलिए, आपके आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।